गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम भी आपके अच्छे जाएं, ऐसे मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं। मेरे स्टूडेंट्स की भारी डिमांड के बाद फाइनली मैंने आज एक टीचिंग वीडियो अपलोड की है। शुरुआत है, देखते हैं आगे कैसे चलता है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल साइंस के ज्योग्राफी वाले हिस्से को। ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसके सभी जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हमने सभी तरह के क्वेश्चन शामिल किए हैं, चाहे वो मैप हो, एमसीक्यू हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, सभी को कवर किया है। और हमारा इस वीडियो का जो पहला हिस्सा होगा वो होगा एमसीक्यू का। हमारे पास 4 ऑप्शन तो होते हैं बट हम कई बार क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए डिस्कस करते हैं, बारी बारी से इन सभी एमसीक्यूज़ पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर को हिंदी में बोलते हैं सुनहरा रेशा, और आमतौर पर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए लिखा आता है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा बोला जाता है पटसन को, जिसे जूट कहा जाता है। यहाँ जूट लिखा हुआ है, तो आंसर है इसका ख, जूट। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में होता है, यानी कि पश्चिमी बंगाल। वहाँ इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जूट जिससे रस्सी बनती है, दरियाँ बनती है, तो ये एक सुनहरा रेशा कहलाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। तो हमें ध्यान देना होगा, इसने पूछा है उत्पादक राज्य, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। राज्य पूछा है। इसका आंसर देने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल उत्पादन होता है मुंबई हाई, और उसके बाद भारत में अगर हम बात करें सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वो है डिगबोई, जो कि असम में है। तो इसका उत्तर होगा असम। तो आप ध्यान से इसका उत्तर देना, असम लगाना। कभी आप मध्य प्रदेश लगा दो, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य जो है वो है असम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन 3 में पूछा गया है यह किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन हैं लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यहाँ पर पेटी से मतलब है जेब भरने से। तो यह वक्तव्य हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उन्होंने यह बात कही थी संसाधनों के उचित प्रयोग के संदर्भ में कि लोग संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। वास्तव में धरती पर लोगों का पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जेब भरने के लिए, लालच पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये वक्तव्य बहुत सटीक था, जो संसाधनों के सदुपयोग के लिए था। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन तो हैं लेकिन जेबें भरने के लिए नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है संसाधनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण। भाई लक्षण पूछ लिया, ये लक्षण क्या होता है? खूबी, खासियत या विशेषता। चलिए अब देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। संरक्षण, उपयोगिता, नियोजन और वर्गीकरण। इन चारों में से जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो कुछ अलग हैं। जैसे संरक्षण बचाने के संदर्भ में, नियोजन भी उसको बचाने के संदर्भ में संसाधनों को, वर्गीकरण भी एक प्रकार से उसके संरक्षण के लिए ही है। लेकिन उपयोगिता जो है वो इसके यूज़ के संदर्भ में है, प्रयोग के लिए। तो संसाधनों की जो एक बड़ी विशेषता होती है वो होती है उसकी उपयोगिता, जो इसका लक्षण है, जो इसकी खूबी है। क्योंकि हर वह वस्तु, हमने पढ़ा भी है, संसाधन कहलाती है जो हमारे किसी न किसी काम आती है। तो इसका उत्तर है उपयोगिता। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका उत्तर आपको देना है उपयोगिता। ध्यान से पढ़ने के बाद संसाधनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है उपयोगिता, जो कि इसकी विशेषता है। तो गलती से भी आप नियोजन मत कर देना,
नहीं तो आपका हो जाएगा मोए मोए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में पूछा है इसने, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? मृदा को हम साधारण भाषा में बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी में हम सभी पले बड़े हैं भाई, बचपन में खेलते कूदते रहे हैं, और आज इसका क्वेश्चन आ गया। मृदा निर्माण में हमने पढ़ा भी है, ये साइंस में पढ़ा है, हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा हुआ है भाई। मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है शैल। तो उत्तर सीधा डी यानी कि घ, शैल। शैल जो धरती के नीचे पाई जाती है वो मृदा निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें यहाँ पर। मृदा निर्माण में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप शैलों को यहाँ लिखेंगे, मेंशन करेंगे, क्योंकि मृदा निर्माण में शैलों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जल की दुर्लभता का कारण नहीं है? ओहो, एक तो ये कंफ्यूज कर देते हैं कारण नहीं है बोल के। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। पहले मैं आपको समझा दूं कि दुर्लभता क्या होता है। दुर्लभता होता है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, मिट जाना, लुप्त हो जाना। तो जल का ख़त्म होने का कारण कौन सा नहीं है? चलिए अब बात करते हैं सीधे सीधे हमारे विकल्पों पर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे केबीसी में होते हैं। तो एमसीक्यू भी हमारे केबीसी हैं, एक तरह से केबीसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पहला है, बोल रहा है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या तो नहीं हो सकता। जल संरक्षण तकनीक, सी औद्योगिकरण, और डी सिंचाई सुविधाएं। इसने एक क्वेश्चन किया है जल दुर्लभता का कारण नहीं है। तो जल संरक्षण यानी कि जल को बचाने की तकनीकें तो बिल्कुल नहीं है इसका कारण। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ख, जल संरक्षण तकनीक। क्योंकि जल संरक्षण तकनीक से हम जल को बचाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। जबकि इसने पूछा है कि जल की दुर्लभता, जल की कमी का कारण क्या नहीं है? तो जल संरक्षण तकनीक जो है वो जल को सुरक्षित रखता है, उसको बचाता है। वो बोलते हैं ना, एक एक बूंद कीमती है पानी की, पानी है तो जीवन है। तो जल की दुर्लभता को कौन सा कारण नहीं है? उत्तर होगा इसका जल संरक्षण तकनीक। क्योंकि बाकी जो 3 यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी से जल की दुर्लभता होती है। सिंचाई से पानी हम खेतों में यूज़ करते हैं, पानी को प्रयोग कर रहे हैं उसका। बढ़ती जनसंख्या जब होगी तो आबादी बहुत ज़्यादा होगी तो पानी कम होगा ही होगा, जल की खपत बहुत ज़्यादा होगी। औद्योगिकरण अगर होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, तब भी पानी का बहुत यूज़ होगा, पानी का प्रयोग होगा। तो ये तीनों कारक जो हैं, इनसे जल की दुर्लभता को बढ़ावा मिलता है। केवल जल संरक्षण तकनीक है जिससे जल की दुर्लभता को बढ़ावा नहीं मिलता। तो ये जल को बचाने की तकनीक है, संरक्षण यानी कि जल को बचाना। चलिए इसको डिस्कस करने के बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क भारत में कई सारे हैं, आप लोग गए भी होंगे घूमने। अगर नहीं गए हैं तो बतौर सोशल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते आपको जाना चाहिए घूमने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क के जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है एक सींग वाला गैंडा, क्योंकि एक सींग वाला गैंडा केवल और केवल काजीरंगा नेशनल पार्क की शान है। और काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, देखते हैं एक बार ऑप्शन, कंफ्यूज नहीं होने का, पूर्वोत्तर राज्य हमारा, और इसका उत्तर है असम। भारत का पूर्वोत्तर राज्य असम। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी हमने पढ़ा होगा ये वाला। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। असम, सी इसका सही उत्तर है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, बहुत विख्यात है पूरे देश में काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए कोई सोएगा नहीं, अपना चाय वाय पीजिए, फ्रेश हो जाइए, कूल रहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। ओहो, मेरे पास अब ढोल बजने की आवाज़ आ रही है। कोई बात नहीं, हम करेंगे कवर इसको भी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हमें ध्यान से सुनना है और समझना है। सोशल साइंस बिल्कुल बोरिंग नहीं है, अगर हम इंटरेस्ट लेके सुने और समझें और इसको पढ़ें, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत मज़ा आएगा आपको सोशल साइंस पढ़ने में। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमें हमेशा करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है
और बोर्ड में आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करने के लिए। वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें, ध्यान से उसको परखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से एक नवीकरणीय संसाधन है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था ज्योग्राफी का, संसाधन और विकास, उससे लिया गया है प्रश्न। सीधा क्वेश्चन किया इसने कि नवीकरणीय साधन कौन सा है। भाई नवीकरणीय अगर हमने पढ़ा होगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते क्या क्या हैं, बट क्या करें, आप में से कई बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, सोचते हैं कि कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी वहाँ सुन लेंगे और शॉर्टकट रास्ते से पास हो जाएंगे। लेकिन बेटा सोशल साइंस जितना पढ़ोगे उतना आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनसे धरती पर प्रदूषण नहीं होता, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन जो धरती को प्रदूषित करते हैं और जिनके भंडार धरती पर बहुत सीमित मात्रा में है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहले इसने पूछा है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से एक नवीकरणीय संसाधन है। क मृदा, ख खनिज तेल, ग ताप विद्युत और घ कोयला। ए बी सी और डी, इनमें खनिज तेल, कोयला और ताप विद्युत ये तीनों ऊर्जा के संसाधन हैं और इनसे जो खपत होती है इनकी, तब धरती पर प्रदूषण फैलता है, होता है। जबकि मृदा इनमें से एक ऐसा संसाधन है जो धरती को प्रदूषित नहीं करता। तो इन तीनों से विपरीत मृदा यानी कि मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। मिट्टी जो है धरती पर अपार मात्रा में है, बहुत ज़्यादा भंडार है इसके, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जो धरती पर सीमित मात्रा में, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, कोयला, ताप विद्युत, ये सभी धरती पर सीमित मात्रा में है। जबकि मृदा धरती पर अपार मात्रा में है, मिट्टी। और मिट्टी इसका सही उत्तर है क्योंकि मिट्टी एक नवीकरणीय साधन है। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय साधन है जो पर्यावरण के प्रति काफ़ी दयावान है। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय संसाधन है जो पर्यावरण को बिल्कुल भी दूषित नहीं करती। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। खैर, इसके अलावा सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। तो इन चारों विकल्पों में से मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर आप बच्चों ने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल गलती नहीं करने वाले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और ये बोल रहा है बंगाल में किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। तो हमारे वो बच्चे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि झारखंड बिल्कुल सटा हुआ है बिहार से, पहले बिहार का हिस्सा था, तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर शायद मालूम हो। झारखंड और पश्चिम बंगाल में किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है, दुख का कारण कहा जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शन, इनमें देखते हैं गंगा नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नहीं हो सकती, यमुना नहीं हो सकती, गंगा भी नहीं है। इसका सही उत्तर है दामोदर नदी। और ये क्वेश्चन अगर आता है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की शोक नदी किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा दामोदर नदी। तो बहुत ध्यान से हमें पढ़ के समझकर इसका उत्तर देना है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल और झारखंड का शोक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको लेज़ी नहीं होना है, यहाँ पर एक्टिव रहना है। थोड़ी चाय पी लीजिए, आंखें खोल लीजिए, बिल्कुल बोर ना होना, क्योंकि हम करेंगे कवर अपने सारे टॉपिक और लाएंगे अच्छे नंबर। ऐसा हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। भाई एक तो इस क्लिप में सारे आंसर नीचे लिखे हुए हैं। अब बच्चे मेरे पढ़ने से पहले ही बोल पड़ते हैं कि ब्राज़ील इसका राइट आंसर है। और इन चारों विकल्पों में ब्राज़ील जो है वो क यानी कि ए ब्राज़ील सही उत्तर है। 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो उत्तर है ब्राज़ील। तो अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से यानी कि नीचे लिखे हुए विकल्पों में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखो फिर कंफ्यूज कर रहा है ये, इसने पूछ लिया नहीं है। अगर ये पूछता है कौन सा पारंपरिक स्रोत है तो हम सीधे अपना आंसर लगाते हैं भाई, जिनसे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, जो चले आ रहे हैं, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन। तो हमने पढ़ा भी है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, कुछ कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। चलिए अब देखते हैं इसके विकल्प क्या क्या है। और इसने पूछा है कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में। पहला गोबर, दूसरा पवन, तीसरा ईंधन की लकड़ी और चौथा कोयला। इन तीनों में गोबर से भी धुआं होता है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोग गोबर का ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, हमारी माताएं बहनें गांव में खासकर। और ईंधन की लकड़ी गांव में जंगलों से लोग ईंधन की लकड़ी लाते हैं उठा कर, उसके ढेर लाते हैं जंगलों से और उस पर चूल्हे में भी रोटी पकाते हैं। आपने भी खाई होगी, मैंने भी खाई है। इसके अलावा कोयला भी जो है पारंपरिक स्रोत है और इसको बहुत लंबे समय से भारत में ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जबकि पवन जो है उसका पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पवन ऊर्जा को हम यूज़ कर रहे हैं, अभी भी इस पर और काम चल रहा है कि पवन ऊर्जा का और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग हो, क्योंकि ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसने पूछा था कि कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर पूछ रहा है कि कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है। तो उत्तर होगा इसका पवन। तो बिना कोई कन्फ्यूज़न लिए मन में आप सीधा उत्तर लगाएंगे इसका पवन। खा इसका उत्तर है पवन, जो कि ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, जिसे बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वर्ष किया गया। और ये है क्वेश्चन नंबर 12। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे स्टडी करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, उनके दिमाग में सीधा एक बार में क्लिक हो जाता है। इसका आंसर सीधे तौर पे है 1973, यानी कि 1973 प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। इससे पहले आया था वन संरक्षण अधिनियम, उसके ठीक बाद आया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि बाघ बचाओ परियोजना। और इसके बाद भारत में बाघों के संरक्षण के प्रति बहुत जागरूकता फैलाई गई और भारत में बाघों की संख्या की ओर ध्यान दिया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब भी आएगा क्वेश्चन, तो हमें ध्यान रखना है कि इसका उत्तर है 1973, क्योंकि उसी वर्ष ये योजना लाई गई थी। बस उठ के नहीं जाना भी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा किसी को कहीं नहीं जाना, तैयारी करनी है अच्छे से। और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 13 पे और पूछ रहा है एक क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं। कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या एक सामाजिक कारक है। तो हमें इसका आंसर देना है भूमि उपयोग के भौतिक कारकों में जनसंख्या नहीं है, तो जनसंख्या इसका सही उत्तर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन है कृषि वाले चैप्टर में से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल रोपण कृषि के संबंध में बाकी 3 फसलों से अलग है, भिन्न है। तो रोपण फसल तो आपको पता ही है, जिसका जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर होता है और वास्तव में ये एक वाणिज्यिक फसल का प्रकार है। देखिए नीचे, अब हमें समझना होगा कि इसने क्वेश्चन क्या किया। इसने कहा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल रोपण कृषि के संबंध में अन्य 3 फसलों से अलग है। तो रोपण कृषि यानी कि रोपण जो खेती होती है वो बड़े पैमाने पर होती है और इसमें भूमि के बड़े भूभाग का प्रयोग होता है, वास्तविक खेती है। और इसमें गन्ना और केला एक रोपण फसल है। चाय के बागान सुना होगा आपने, ये भी एक रोपण फसल है। रबड़ बहुत मात्रा में दक्षिणी भारत में पैदा होता है, इसका उत्पादन होता है।
कहवा भी, रबड़ और कहवा दोनों रोपड़ फसल का हिस्सा है, जबकि गेहूं और चावल जो है वो रोपड़ फसल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गेहूं और चावल, जो कि रोपड़ फसल नहीं है। बाकी तीनों से ये भिन्न है, ये तीनों से अलग है। तो इसने क्वेश्चन किया था कौन सी फसल रोपड़ कृषि के बारे में बाकी अन्य 3 फसलों से अलग है, तो वो है गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और ये पूछ रहा है कि भेल यानी कि BHEL, गेल GAIL और सेल SAIL जैसे उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये चैप्टर हमने पढ़ा भी हुआ है, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में इस चैप्टर के बारे में विस्तार से बात की थी। चलिए इसका उत्तर जानते हैं अब। इसने पूछा है कि ये तीनों उद्यम जो हैं भेल, गेल और सेल, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमने पढ़ा भी है, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। वास्तव में BHEL, GAIL, SAIL ये तीनों सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, और भारत सरकार का इन पर नियंत्रण है। भारत सरकार इनको नियंत्रित करती है और संचालित करती है। कंट्रोल और रेगुलेशन टोटली इसका भारत सरकार के ऊपर होता है, तो इसलिए ये तीनों ही जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ख, B यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन नंबर 16, खनिज का नाम बताएं, उस खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। लोहे का तो भारत उत्पादक सबसे बड़ा नहीं है, कोयला नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं, अभ्रक, यस अभ्रक भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है और भारत दुनिया में शीर्ष पर आता है इसके उत्पादन में। तो सही उत्तर इसका अभ्रक है। अभ्रक जो मेनली बिजली उद्योग क्षेत्र में काम आता है, और ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये वो खनिज है जो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दुनिया में भारत सबसे ऊपर और ये वो खनिज है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। भाई जब भी कृषि आधारित उद्योग की बात होगी ना, तो हमें समझना है कि वो उद्योग जिसका कच्चा माल, कच्ची सामग्री आती है खेतों से, कृषि क्षेत्र से। सीधे तौर पे अब बात करते हैं विकल्पों की। सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इन तीनों में साफ तौर से हम देख रहे हैं कि सूती वस्त्र जो है वो कृषि आधारित उद्योगों में शामिल है। कपास, रेशम, इनकी खेतीबाड़ी होती है, तो ये कृषि उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योगों में शामिल है, जबकि लोहा इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और सूचना तकनीक उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। हमें समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सीधा क्वेश्चन किया, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, जिसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर, और इसने पूछा है निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र में रेड होल खनन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब रेड होल पढ़ते ही दिमाग में सीधा चूहा शब्द आ गया कई बच्चे बोल रहे होंगे कि चूहे का बिल। रेड होल खनन परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वास्तव में रेड होल, जैसा आपने कहा चूहे का बिल, बिल्कुल सही कहा। और ये रेड होल तकनीक वास्तव में कोयला निष्कासन के लिए और रेड होल जो विधि है ये उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में प्रचलित है, और वहाँ पर कोयले को निकाला जाता है इस तकनीक से। रेड होल बहुत ही फ़नी नाम है, यानी कि चूहे का बिल। रेड होल वास्तव में एक प्रकार से कोयले निकालने की विधि है जो
उत्तर पूर्वी राज्य है, मेघालय में काफ़ी पॉपुलर है, प्रचलित है। ये हमें याद रखना है और समझना है। रेड होल जब भी आएगा तो दिमाग में आना चाहिए कोयला और मेघालय। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें पूछा गया है सूती वस्त्र उद्योग। ओहो, फिर वस्त्र उद्योग आ गया। सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किनको जीविका प्रदान करता है? अब भाई सूती वस्त्र उद्योग किसको जीविका प्रदान करेगा? जो इसके कच्चे माल का उत्पादन करते होंगे, जो इसके कच्चे माल की खेतीबाड़ी करते होंगे, क्योंकि हमने ऊपर ही भी पढ़ा था कि भाई कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, उसमें सूती वस्त्र उद्योग भी था। तो सीधा संबंध इसका होगा इसके कच्चे माल से। अब देखते हैं कौन लोग शामिल है इसमें ऑप्शन में। ए कृषकों से, बी कपास चुनने वालों से, सी गांठ बनाने वालों से और डी सभी से। भाई इसने तो कंफ्यूज कर दिया। अब इसका आंसर क्या होगा? अगर ध्यान से इसको हम पढ़ें, कृषक यानी कि किसान, कपास चुनने वाले वो भी किसान, गांठ बनाने वाले ये सभी जो है एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसका उत्तर होगा सभी, यानी कि ये सभी लोग जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके जीविका का एक घटक है, एक रूप है। आगे हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? भाई एक तो बहुत सारे भारत में बांध बने हुए हैं और बांधों के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसकी फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, ये भी पढ़ेंगे हम आने वाले क्वेश्चंस में। इसमें सीधा पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं गंगा नदी, यमुना नदी, मानस नदी और महानदी। और जब ये क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध तो हमें सीधा इसका आंसर लगाना है महानदी पर। महानदी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है, हिस्सों में पाई जाती है, वहाँ बहती है और बहुत बड़ी नदी है ये। वहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि महानदी पर कौन सा बांध है तो हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो उत्तर होगा महानदी। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें पूछा गया है मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खाने कहाँ स्थित है? हमें मालूम ही है कि बहुत सारे हमारे जो लौह इस्पात के जो खनन भंडार हैं वो ज़्यादातर बिहार, झारखंड, उड़ीसा में पाए जाते, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो मयूरभंज अगर हमने पढ़ा हो क्लास में, अगर समझा हो, मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खाने, लोहा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उड़ीसा में इसके बहुत ज़्यादा भंडार हैं। तो मयूरभंज जब भी क्वेश्चन आएगा या मैप में आए भरने के लिए तो हमेशा में भरना है उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क के खान पाई जाती है और वहाँ इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये बात किसने कही? तो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने ही ये कहा था कि बांध जो है वो आधुनिक भारत का रास्ता खोलेंगे और आधुनिक भारत के लिए इसको बहुत ज़रूरी बताया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया ये वक्तव्य है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो सही उत्तर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे पूछा गया है भारत के 3 प्रमुख फसल सीज़न बताइए, और ये तो हम सबको, और इसका आंसर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो बहुत शर्म की बात है बेटा, क्योंकि ये क्लास 6ठी क्लास 7वीं में पढ़ाया जाता है कि भारत में कौन कौन सी फसल ऋतुएँ हैं, जो क्रॉप सीज़न है वो कौन कौन से हैं। तो सीधा इसका आंसर है आंसर बी, जो ऑप्शन है इसका रबी, खरीफ और जायद, क्योंकि भारत में ये 3 प्रकार की जो प्रमुख फसल ऋतुएँ वो पाई जाती हैं। तो फसल ऋतुएँ आपको भूलनी नहीं है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद फसलें, 3 तरह की फसल ऋतुएँ भारत में पाई जाती है। और सीधा इसका क्वेश्चन था कि भारत में कौन सी 3 प्रमुख फसल पाई जाती हैं, सीज़न है, यानी कि भारत में कौन सी 3 फसल ऋतुएँ पाई जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस भाग में सीढ़ीदार
कृषि विकसित है। अच्छा, आप में से कई गए भी होंगे बच्चे पहाड़ों में घूमने के लिए, और हमारे देश में तो बहुत सारे लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, और इन दिनों में तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, बढ़िया लोग घूम रहे हैं। तो पहाड़ों में जब हम बाहर देखते हैं नज़ारे, अपने गाड़ी से बाहर देखते हैं तो बहुत सुंदर पहाड़ दिखते हैं, और कई बार हमें वहाँ सीढ़ीनुमा खेत दिखते हैं पहाड़ों पर। एक बहुत सुंदर तरीके से जो पहाड़ हैं वो कटे दिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बने होते हैं उस पर। तो वही सीढ़ीनुमा खेती का एक प्रकार है, वही सीढ़ीनुमा खेती कहलाती है। तो जब हमारे माइंड में ये आ ही गया है कि जब पहाड़ों में हमने देखा है, तो सीधा कहाँ क्लिक करेगा हमारा दिमाग? पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सीधा वहाँ क्लिक करेगा। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मध्यवर्ती उत्तरी मैदान, बिल्कुल नहीं होगा इसका उत्तर। ऑप्शन बी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, नहीं। ऑप्शन सी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन डी, पश्चिमी और मध्यवर्ती हिमालय, देखिए हिमालय का नाम आ गया, यानी कि पर्वत पहाड़। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल गया। सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीदार कृषि जो होती है वो पहाड़ों में होती है, पहाड़ों में ही संभव है। ढलान, जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहीं पर संभव है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मध्यवर्ती हिमालय, पश्चिमी क्षेत्र और मध्यवर्ती हिमालय। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 25, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और उनको पढ़ के हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से एक छांटना है। और बच्चे इस तरह के प्रश्न से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, और बच्चे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने ऐसा जितना महसूस किया है मुझे लगता है, और बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं होता। चलिए, कुछ का हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका उत्तर ढूंढना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, क्योंकि हमें 2 कथन दिए गए हैं, हम इन दोनों को पढ़ना है कि दोनों की जो बातें आपस में लिंक करती है, बस इसका उत्तर हमें छांटना है चारों में से। तो देखते हैं क्या बात कही गई है, 2 कथन क्या हैं। तो इसके ऑप्शंस पे जाने से पहले हम पहले इन कथनों को पढ़ लें कि ये क्या कह रहा है। ए बोलता है, स्थानीय समुदाय बांधों का विरोध करते हैं। स्थानीय समुदाय बांधों का विरोध करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनमें बांध बनते हैं। तो बांध गांव के लोगों के लिए कहीं ना कहीं पलायन का कारण बनते हैं, वो विस्थापित होते हैं अपने घरों से। तो ये बिल्कुल सही बात है, स्थानीय समुदाय बांधों का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही बात। और आर जो कथन है वो कहता है, बांधों से कृषि भूमि जलमग्न हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और विस्थापितों, जिनकी हम बात कर रहे थे ऊपर, विस्थापितों का जीवन बाधित हो सकता है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। और अब पढ़ते हैं इनके जो विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प, उनमें से इसका क्या सही उत्तर हो सकता है। पहला विकल्प बोलता है ए और आर दोनों सत्य हैं। ये हमने ऊपर समझ लिया है कि दोनों ऊपर जो दिए गए कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं, सही हैं। और ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही लिंक कर रहे हैं दोनों आपस में, और हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि दोनों ऊपर के जो कथन है, स्थानीय समुदाय बांधों का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही, और बांधों से कृषि भूमि जलमग्न हो सकती है, और विस्थापितों का जीवन बाधित हो सकता है, और तभी इसलिए ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो आर जो है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं, सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर होगा 1, यानी कि ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो हमें नीचे जाना ही नहीं है पढ़ने के लिए, हमें सही उत्तर मिल गया है तो उस पर हमें टिक लगा देना है, उसको लिख देना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, और ये पूछ रहा है, अभ्रक का उपयोग दंतमंजन में क्यों किया जाता है। भाई, अभ्रक तो हमने पढ़ा था अभी, और हमने ये मालूम है कि अभ्रक जो है एक खनिज है, एक पदार्थ है जिसका ना केवल बिजली उद्योग में काम आता है, बल्कि ये दंतमंजन उद्योग में भी काफ़ी काम आता है। तो इसका सीधा उत्तर होगा उत्तर बी, दंतमंजन को चमकीला बनाता है। तो अभ्रक जो है, हमें याद रखना है कि अभ्रक पूरे दुनिया में
सबसे अधिक उत्पादन इसका भारत में होता है। और अभ्रक न केवल बिजली उद्योग बल्कि दंत मंजन उद्योग में भी काफ़ी कारगर है, काफ़ी काम आता है। और अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर, परमाणु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। परमाणु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, चलिए बिना समय गंवाए अपना देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या है। गर्म पानी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट, यहाँ अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज, यानी कि जो वेस्ट होता है मटेरियल सारा वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट, यानी कि वहाँ का वेस्टेज। बिल्कुल सही, इसका जो सटीक उत्तर है वो है परमाणु संयंत्रों से, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जो अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उनसे परमाणु प्रदूषण हमेशा फैलता है। ये इसका मुख्य कारण होता है। तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, परमाणु प्रदूषण होता है परमाणु संयंत्रों के कचरे से, इसके वेस्टेज से फैलता है परमाणु प्रदूषण। चलिए अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कथन पढ़िए और उत्तर दीजिए। चलिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान से अगर हम कथन पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ये बोलता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन ए और कारण आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अब ए क्या बोलता है, जो अभी कथन है ये बोलता है कि भारत एक विकसित देश है। भाई भारत विकसित देश तो नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है अर्थशास्त्र में कि भारत एक विकासशील देश है। तो भारत विकसित देश तो नहीं है, भारत एक विकासशील देश है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत एक विकासशील देश है। तो अभी कथन ए तो बिल्कुल गलत है। चलिए अब बात करते हैं आर के बारे में। जो कारण है इसका, भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 2017 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार $1820 प्रति वर्ष है। हाँ ये सही है, इसका जो कारण है आर वो सही है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस में लिंक नहीं बन रहा, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा, लेकिन हाँ पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इसका जो अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ए और आर दोनों सत्य हैं, नहीं। दूसरा ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल नहीं, इनमें से एक ही सत्य है। तीसरा ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ये भी नहीं, क्योंकि ए तो गलत है टोटली। और चौथा बोलता है ए गलत है और आर सत्य है, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो हमें इसका आंसर मिल गया है, वो है आंसर 4 यानी कि ऑप्शन 4, ए गलत लेकिन आर सत्य है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व विकास की रिपोर्ट आई उसमें $1820 प्रति वर्ष है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक लौह इस्पात उद्योग मौजूद हैं। किस क्षेत्र में, हमने ऊपर चर्चा की थी इसके बारे में कि लौह इस्पात के ज़्यादातर जो केंद्र हैं वो ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार साइड में है। तो यहाँ मालवा नहीं, छोटा नागपुर, यस ये छोटा नागपुर इसका सही उत्तर है। झारखंड की एक प्रमुख ये खनन पेटी है, जो खनन क्षेत्र है, जो लोहा और इस्पात की एक प्रकार के चेन बनी हुई है। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में स्थित है, वो एक बड़ा उद्योग केंद्र है लोहा और इस्पात के लिए, जो पूरे देश में काफ़ी विख्यात भी है। लोहा और इस्पात का छोटा नागपुर जो एक केंद्र है, जो झारखंड का हिस्सा है। तो हमें जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा कोई लोहा इस्पात से संबंधित, तो हमारा ध्यान जाएगा हमेशा झारखंड की तरफ। तो हमें उत्तर देना है इसका छोटा नागपुर, जो लोहा और इस्पात का एक उद्योग है, केंद्र है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे कठोर खनिज कौन सा है, और इसके लिए हमको पेज पलटना होगा। तो देखते हैं क्या विकल्प दिए गए हैं। सबसे कठोर खनिज पूछा इसने, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, सेलखड़ी, बॉक्साइट और हीरा। सेलखड़ी एक प्रकार का पदार्थ है, वो तो नहीं है, लेकिन सबसे ठोस जो कहलाता है, जो सबसे सख्त होता है, वो होता है हीरा।
तो कठोर पदार्थ, कठोर खनिज जो है वो हीरा है, तो इसका उत्तर डी होगा। ये एक प्रकार का जीके क्वेश्चन भी है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है, तो उत्तर है हीरा। बिल्कुल नहीं भूलना है हमें इसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, और अगला क्वेश्चन है हमारा 31। तो अब हमारे एमसीक्यू जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए अब, क्योंकि उत्तर आपको खुद से थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना होगा। तो आप ध्यान दीजिए आप, क्योंकि प्रश्नों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और नीचे उत्तर थोड़ा आप ध्यान देंगे खुद से भी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के दो उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन पूछा इसने कि बहुउद्देशीय परियोजना जो होती है वो कौन से दो उद्देश्य पूरा करती है। बहुत से उद्देश्य हैं, इसीलिए इसका नाम बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन जो दो मुख्य हैं, भूमि की सिंचाई और विद्युत पैदा करना, बिजली पैदा करना और भूमि की सिंचाई करना, ये इसके दो सटीक कारण हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे मत्स्य प्रजनन, ठीक है, जैसे बाढ़ नियंत्रण। लेकिन हमें दो ही पूछे हैं, तो हमें दो ही उत्तर देना है इसके, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें उसके मुताबिक उत्तर देना है, तभी हमारा समय बचेगा और हम अच्छे से अपना आंसर दे पाएंगे। अगला पूछ रहा है कर्तन और दहन प्रणाली। ये बहुत प्राचीन एक तरीका रहा है खेतीबाड़ी का, कृषि करने का, और यहाँ लिखा हुआ है इसका उत्तर। अगर आप देखें तो नीचे इसका उत्तर लिखा भी हुआ है कि भूमि के टुकड़े को साफ करके पेड़ों को काट कर जलाते हैं, और पेट पालने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए ये खेती की जाती है। और फिर आगे ज़मीन के टुकड़े को साफ करके करते रहते हैं इसमें, और एक प्रकार से काटो और जलाओ, ये खेती कहलाती है। और इसका एक नाम और है स्थानांतरित कृषि, क्योंकि ये जगह बदलकर आगे बढ़ जाते हैं इस खेतीबाड़ी में, ठीक है, जिससे कि जो भूमि की उर्वरता है वो बनी रहे। भूमि के टुकड़े को साफ करके इस खेती को किया जाता है। इसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये बोल रहा है संसाधन संरक्षण के 3 उपाय बताएं। भाई संसाधन संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारी धरती पर संसाधन बहुत मात्रा में है, लोगों की आवश्यकता पूरा करने के लिए हैं। तो ज़रूरत यह है कि हम इसका ध्यानपूर्वक इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि लोगों की जेब भरने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए संसाधन है, लेकिन लोगों की पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। तो हमें संसाधनों का बहुत ध्यान से प्रयोग करना है, सावधानी से और न्यायोचित तरीके से इसका उपयोग करें, बर्बादी ना करें, इसका दुरुपयोग ना करें। और ख़ासकर जो अनवीकरणीय संसाधन है, जिनके भंडार बहुत सीमित मात्रा में धरती पर, उसका बहुत ध्यान से प्रयोग करें, विवेकपूर्ण पूरा बुद्धि से प्रयोग करें, उसको वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, तभी संसाधनों का संरक्षण हो सकेगा। अगला विनिर्माण। भाई विनिर्माण अगर हम पढ़ें, चैप्टर हमने पढ़ा है पूरा ये वाला, विनिर्माण शब्द का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। विनिर्माण यानी कि वस्तु निर्माण, सिंपल सा इसका अर्थ है। विनिर्माण से अभिप्राय है वस्तु निर्माण। और इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वो बोल रहा है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, अधिक मात्रा में इसको बना देना, ये कहलाता है विनिर्माण। सिंपल सा है भाई, वस्तु निर्माण, वस्तुओं को निर्मित करना विनिर्माण है। मशीनों से, औजारों से, तकनीक से वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण है। तो इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सा इसका उत्तर है वस्तु निर्माण यानी कि विनिर्माण। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 35। जल शक्ति ऊर्जा का कैसा स्वरूप है। अगर हम बात करें जल शक्ति से हम ऊर्जा कैसे पैदा करते हैं, तो ये एक प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसमें कोई धुआं नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता। तो जल शक्ति ऊर्जा का एक साफ़ सुथरा एक तरीका है, और इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती, और यह खर्चीला भी कम है। बहुत प्राचीन तरीका है, तो इससे खर्च भी यानी कि लागत भी बहुत कम आती है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 36। और ये पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। भाई बहुत महत्व है। हमें मालूम होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो खेतीबाड़ी करती है पहले से, और अब भी बहुत लोग करते हैं खेतीबाड़ी। लगभग 70% यानी कि आधे से ज़्यादा लोग कृषिगत कार्य में जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं उसमें, खेतों में। तो हमें समझना है कि जो कृषि क्षेत्र है वो ना केवल अधिक आबादी इसमें लगी हुई है, बल्कि लोगों का रोज़गार का साधन भी है, ठीक है, और जीडीपी में भी इसका एक विशेष योगदान है कृषि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 37।
और 37 बोल रहा है गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अगर हमने ये पढ़ा हो क्वेश्चन तो हमें मालूम होना चाहिए, परंपरागत ऊर्जा के साधन वो होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन वो हैं जो पिछले कुछ सालों से प्रयोग में आ रहे हैं। सीधा सा इसका फंडा है समझना कि भाई पारंपरिक जो संसाधन है, जो परंपरागत संसाधन है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, उनसे प्रदूषण होता है, जबकि गैर परंपरागत जो साधन है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन से संसाधन जो हैं ऊर्जा के वो पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन है वो पर्यावरण के अनुकूल है। अब ये पूछ रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के प्रयोग की आवश्यकता क्यों है? भाई बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार धरती पर प्रदूषण फैल रहा है, और हम दिल्ली शहर में रहते हैं, दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, आए दिन देखते हैं हम धुआं, प्रदूषण कितना ज़्यादा मात्रा में दिल्ली में फैल जाता है आए दिन। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों पे ज़्यादा निर्भर रहें। तो सीधा सा इसका आंसर होगा कि परंपरागत ऊर्जा के जो साधन है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो उनके भंडार है वो बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक है, और उनमें लागत बहुत लगती है, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कच्चा तेल। तो हमें इनके प्रयोग से बचना है। हम कोशिश करें कि ज़्यादा मात्रा में गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका प्रयोग करें, क्योंकि ये बहुत खर्चीले नहीं होते, यानी कि सस्ते पड़ते हैं, और इनका हम उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और हमारे धरती को ये प्रदूषित भी नहीं करते। चलिए तो अगली बात करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ बताइए। भाई पानी को बचाना तो बहुत ज़रूरी है, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, और बारिश का पानी इकट्ठा करना, इसके तो 3 लाभ पूछे हैं इसने क्वेश्चन में। तो हमें 3 इसके बताने हैं पॉइंट्स, और सीधा सीधा आंसर इसका होना चाहिए कि भाई जो बारिश का पानी है उसको हम इकट्ठा करें, और इसका हम अपने जो सिंचाई के काम काज है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ लोग तो इसको पीने के लिए भी फ़िल्टर करके इसको पी सकते हैं। और इसके अलावा जो जो गंदे पानी की जो निकासी है उस पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। तो वर्षा जल संग्रहण के बहुत फ़ायदे हैं, खासकर हमारे जो पश्चिमी राज्य है राजस्थान, वहाँ पर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जब घर बनते हैं, घरों का निर्माण होता है, तो वो साथ साथ वर्षा जल संग्रहण के लिए भी एक सिस्टम बना लेते हैं, एक तरीका बना लेते हैं, और वहाँ बड़ी संख्या में कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इसको अगर बड़े पैमाने पर किया जाए तो काफ़ी फ़ायदा भविष्य में मिलेगा, क्योंकि पानी है तो जीवन है, पानी बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 39, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है, ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि में आए 3 परिवर्तन लिखें। भाई हरित क्रांति के बाद तो भारतीय कृषि की दिशा बदल गई। इसके बाद बहुत तेज़ी से भारत में जो अलग अलग फसलें उनका उत्पादन हुआ, और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, ठीक है। सिंचाई के लिए बहुत बड़ी नहरें बना दी गई, जाल सा बिछा दिया गया नहरों का, ठीक है। तो नहरों का जाल बिछाया गया, बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, खाद का प्रयोग किया गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो हैं वो हरित क्रांति के बाद इनका प्रयोग बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, जिससे कि कृषि की काया पलट गई, और आज हम देखते हैं कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, और बहुत भारी मात्रा में भारत जो है अनाज पैदा कर रहा है, और न केवल खुद इसका प्रयोग कर रहा है बल्कि दुनिया को भी, कई देशों को भारत निर्यात करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 40, और 40 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैव विविधता क्या है। और जैव विविधता से हमें समझना है कि जो हमारे धरती पर जो जैविक दुनिया है, जो जीव मंडल है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बोल रहा है कि हमारे जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पति हैं, उनमें बहुत वैरायटी पाई जाती है भारत में। यही तो विविधता है, ठीक है, डाइवर्सिटी यही तो है। तो वन्य जीवन, जैव विविधता क्या है? वन्य जीव और कृषि फसलों में जो विविधता पाई जाती है वो जैव विविधता है। सिंपल सा आंसर है। जो वन्य जीवन है, वन्य प्राणी है, और कृषि फसलें जो हैं, इनमें जो वैरायटी पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, वही जैव विविधता कहलाती है। इनका हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा हमारी जो विविध प्रकार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, अगर हम ध्यान देंगे तो इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। अगला, सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला, निरंतर। सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में एजेंडा 21 का महत्व बताइए। एजेंडा 21 जो हुआ था उसमें विशेष तौर पर पर्यावरण की ओर ध्यान दिया गया,
और पर्यावरण को लेकर दुनिया के दुनिया के देशों के बीच एक बैठक होती है, जिसमें ये तय हुआ कि पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बिना विकास को जारी रखा जाए। तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है एजेंडा 21 में, कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। तो इसमें पहली शर्त यही है कि भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, हमें ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना है ना? हम देख रहे हैं आए दिन कि पूरा का पूरा जंगल काट दिया, साफ़ कर दिया, वहाँ फैक्ट्रियाँ बन गई। और यहाँ हम देखते हैं हमारे रोड पे भी बहुत सारी मात्रा में पेड़ काट दिए गए, मेट्रो ट्रैक बना दिए गए हैं। वास्तव में ये विकास तो है, लेकिन इसकी आड़ में हमने बहुत सारा जो हमारा पर्यावरण है उसको क्षति पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाया है। तो सतत पोषणीय विकास की शर्त यही है, एजेंडा 21 की शर्त यही है कि पर्यावरण का विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना हम विकास करें और भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखें। इसके लिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21 इसलिए क्योंकि इसमें दुनिया के देशों के बीच जो ब्राज़ील में हुआ सम्मेलन, ठीक है, उसमें एजेंडा 21 पॉइंट तय किए गए थे, जिस पर इन देशों में आपसी सहमति बनी कि इस पर काम किया जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ा एजेंडा 21, 21 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सहमति बनना, 21 बिंदुओं को तय करना, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना, पर्यावरण का नुकसान ना पहुंचाना, यही है एजेंडा 21, जिसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, ताजे पानी के 3 स्रोत बताइए। स्रोत यानी कि जहाँ से वो आ रहा है। वर्षा से, हमने पढ़ा था पहले अभी कि वर्षा का पानी इकट्ठा कर सकते हैं हम, और वर्षा का पानी काफ़ी साफ़ पानी कहलाता है। नदियों से, झीलों से, झरनों से, ये भी साफ़ पानी है और ताज़ा पानी कहलाता है। और साथ ही साथ भूमि का जो पानी होता है, भूजल, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी काफ़ी साफ़ पानी कहलाता है, क्योंकि बारिश से रिसकर पानी ज़मीन में जाता है। तो 3 इसके स्रोत हैं, मुख्य स्रोत: बरसात, नदियाँ, झीलें, तीसरा अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूजल। ये ताज़े पानी के स्रोत हैं। जबकि समुद्री पानी जो होता है वो खारा होता है, लवणीय होता है, वो प्रयोग में हम नहीं ला सकते। कि बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, टेक्नोलॉजी, और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। आप देख रहे हैं कि लाइफ हमारी बहुत फास्ट हो गई है और बहुत तेज़ी से हम विकास की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एवज में हमने अपने पर्यावरण को, हम देखते हैं कि संसाधनों का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगल के जंगल साफ़ हो रहे हैं ऐसे विकास के नाम पर। साथ ही साथ हम देखते हैं तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो इसकी आड़ में हम क्या कर रहे हैं, हम देश की आर्थिक स्थिति सुधार लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, बट उसके बाद हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में दोहन करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसका हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और देख रहे हैं कि आप कैसे जो हमारे देश में जो वन की जो वन का क्षेत्रफल है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, कम हो रहा है। साल दर साल जो रिपोर्ट आ रही है इसमें देखने को मिल रहा है कि जो वनीय क्षेत्र है देश का वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। तो बेशक से हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इस तकनीकी विकास की आड़ में हमने बेशक से आर्थिक विकास कर लिया हो, तरक्की कर ली हो, हम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हमने जो हमारी जो संसाधन है उन पर बोझ बढ़ाया है, उसका बहुत तेज़ी से दोहन किया है, उसका उपयोग किया है। चलिए, इसी का अगला पॉइंट बोल रहा है कि नवीन तकनीक यानी कि नई नई तकनीकों के विकास के बाद जो हमारा जो वातावरण है वो बेशक से वो प्रदान करती है। आर्थिक विकास जो है वो हमको मिल रहा है, तरक्की हो रही है, लेकिन इसके कारण हमारे जो संसाधन हैं उनका बहुत तेज़ी से दुरुपयोग हो रहा है, बहुत तेज़ी से इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। तो आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप अपने दिमाग से, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको आप बना बना के भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो पैराग्राफ है, और इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पढ़ेंगे और आप अपने पढ़ने के बाद अपने विवेक से इसका उत्तर ढूंढेंगे। वैसे सबका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, फिर भी आप कोशिश करें कि आप इस पैसेज को पढ़ें और समझें कि इसमें क्या पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं, और फिर इनके उत्तर को कंपेयर करें इनके क्वेश्चन से कि क्या पूछा गया और क्या उत्तर दिया गया है, जिससे कि आपकी समझने की और सोचने की क्षमता का विकास होगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बट ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, सोच के अगर आप उत्तर देंगे, तो डेफिनेटली आपको इसके आंसर सही निकाल सकते हैं आप इसके आंसर, और आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। हमारा जो 45 क्वेश्चन है वो भी इस तरह का क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन आपको पैसेज पढ़ के इसका उत्तर देना होता है। तो ये बच्चे आप अपने आप कवर करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन मैंने आज कवर किए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के विकास के लिए भौगोलिक स्थितियाँ क्या क्या हैं चाहिए होती हैं। भौगोलिक, कितनी बारिश चाहिए उसके लिए, जलवायु कैसी चाहिए इसके लिए, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपजाऊ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें करने होंगे इसमें कवर। कई बार बच्चे जाने वाले भौगोलिक इसने परिस्थितियाँ पूछी है तो आपको इसमें बताना होगा अपने गन्ने का जो उत्पादन है वो कितना योगदान रहा है, दुनिया में कौन से नंबर पे आता है, और जलवायु कौन सी चाहिए इसके लिए, गर्म चाहिए, ठंडी चाहिए या अर्ध जलवायु चाहिए। तो आपको ये समझना होगा। और कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयोगी मानी जाती है ये आपको ध्यान देना होगा। कितनी बारिश चाहिए इसको, इसकी खेती के लिए। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है कि तापमान कितना चाहिए और वर्षा कितनी चाहिए। ये आपको एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से कि तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री और वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। और जो जहाँ गन्ने पैदा होते हैं भारत में वो खासकर राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, ये राज्य है जहाँ पर अनुकूल जलवायु, तापमान और मृदा पाई जाती है जो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 47, भूमि निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है। बेटा जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप सीधे तौर पे भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का नुकसान, भूमि की क्षति, हमें ध्यान रखना है कि भूमि निम्नीकरण से हमें सीधा समझना है कि भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि का नुकसान होना, उसकी उर्वरता खत्म होना, उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाना। यस, अगर आप समझ रहे हैं मृदा अपरदन तो आप मृदा अपरदन वाला जो उत्तर होगा वो भी इससे आप लिंक कर सकते हैं, उसको जोड़ के इससे लिख सकते हैं। भूमि निम्नीकरण क्या है, किससे होता है, ज़्यादा उद्योगों से होता है, कारखानों से होता है, और वही इसके बड़े कारण भी हैं। और इसमें पूछा भी यही है, उद्योग किस प्रकार भूमि निम्नीकरण के कारण हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर पढ़ते हैं एक बार आप। ये बोल रहा है उत्तर में, मानव कार्यकलापों से भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो गई है। ठीक है, साथ ही साथ उद्योगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भूमि का क्षरण करने में, नुकसान करने में, इसका निम्नीकरण करने में। पहला, खनन क्रिया के कारण बहुत तेज़ी से भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिला है देश में। साथ ही साथ खनिज प्रसंस्करण से भी, जो रिफाइनरीज सेंटर बने हुए हैं मिनरल्स के, उससे भी, जैसे चूना पत्थर, सीमेंट वगैरह उद्योग वगैरह, उनसे भी बहुत धूल उड़ती है जिससे भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ भूमि भराव से भी, कूड़ा कचरा वगैरह से भी जो वेस्टेज होता है, जैसे केमिकल युक्त जो कूड़ा होता है, उससे भी भूमि को काफ़ी नुकसान होता है, भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो जितने भी ये कारक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये जो प्रश्न है इसकी आने की पूरी संभावना है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये साल दर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, भूमि निम्नीकरण और उद्योग किस प्रकार भूमि निम्नीकरण के कारण बनेंगे हैं। तो आप ये ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कथन वाला है, और इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से देख लेंगे एक बार आप। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर 48 है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि बार बार रिपीट होते रहे हैं साल दर साल, कि किसी देश की आर्थिक शक्ति उसके औद्योगिक विकास द्वारा मापी जाती है। यानी कि उसके किस देश में जो औद्योगिक ढांचा है, वहाँ का जो विनिर्माण क्षेत्र है वो कितना मजबूत है, काफ़ी हद तक उस देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति उस पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उद्योग जो है किसी भी देश की विकास का रास्ता खोलते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, वस्तु निर्माण में सहयोग देते हैं, देश की जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे कारक है जो किसी भी देश की जो आर्थिक शक्ति है उसको बनाने में सहयोग करते हैं, औद्योगिक कारक। फिर भी इसको अगर आप पॉइंट वाइज देखें तो देख सकते हैं आप, इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। बिल्कुल सही बात है। एक बार पन्ना पलटते हैं आगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल सही। अगला बोलता है रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब लोगों को अवसर मिलेगा नौकरी करने का, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, वो खर्च करने में सक्षम होंगे, उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
ठीक है। और साथ ही साथ कृषि का आधुनिकीकरण भी करता है। आधुनिकीकरण कैसे? कृषि में आज के देखिए ट्रैक्टर आ गया है, नए नए औजार आ गए हैं, उपकरण आ गए हैं, कीटनाशक दवाइयाँ आ गई है, रासायनिक खाद आ गई है। ये सब किससे हो पाया है? उद्योगों से हो पाया है। इससे गरीबी कम होती है, लोगों को रोज़गार मिला, ठीक है। आर्थिक समरसता आई, लोगों की आय बढ़ी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, तो निस्संदेह इससे लोगों की गरीबी कम होगी, उद्योग बढ़ेंगे तो। साथ ही साथ औद्योगिक विकास से विदेशी व्यापार बढ़ेगा। भाई जब उद्योग बढ़ेंगे, आप देखिए बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो भारत में आ रही है, और भारत की बहुत सारी गाड़ियाँ जो विदेशों में बिक रही हैं, तो भारत का व्यापार बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अगर ठीक होगी किसी देश की, तो वो देश निस्संदेह, कोई इसमें शक नहीं है कि वो देश तरक्की करेगा। आज चाइना देखिए, हमारे बाद में आज़ाद हुआ चाइना, बाद में हमारे एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उसका सीधा कारण क्या है कि वहाँ का जो उत्पादन क्षमता है, जो वहाँ का औद्योगिक ढांचा है, वो बहुत मजबूत है। आज दुनिया भर के बाज़ार भरे पड़े हैं चाइनीज़ उत्पादों से, चाइनीज़ सामान से, क्योंकि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, बहुत मजबूत है। और बहुत सारे देशों में चाइना का सामान जो है भरा पड़ा है। भारत भी चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में सामान आयात करता है, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदता है। अगला हमारा जो है वो है मैप का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ज्योग्राफी में मैप और मैप के नंबर, अगर आपको मैप का सही आंसर मालूम है तो सटीक आपको आंसर नंबर मिलते हैं, इसके कोई नंबर नहीं कटने वाला आपका। तो ज्योग्राफी में जो मैप आने की संभावना है वो उनमें से नीचे दिया हुआ देखो। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है। बेंगलोर सॉफ्टवेयर पार्क, ये देख सकते हैं आप। और राणा प्रताप बांध, ये आते रहे क्वेश्चन। तारापुर आणविक ऊर्जा संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये आप मैप में देख लेंगे अच्छे से इस वीडियो में कि कहाँ कौन सा भरना है, कौन से राज्य में कौन सा हमें केंद्र फिलअप करना है ध्यान से। क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से भर लेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर मैप के। तो आप बिल्कुल गलती ना करें। 3 नंबर का मैप यहाँ से आने वाला है और 2 नंबर का मैप आपका आएगा इतिहास से, जो हम बाद में करेंगे डिस्कस अगली वीडियो में। देखते हैं नीचे इसमें और दिए हुए, देखिए नोएडा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, ये दिया हुआ। और नोएडा हमारे दिल्ली के पास है। अगर आपको दिल्ली मालूम है भारत में कहाँ पर, तो वहीं भर दीजिए इसको आसपास नोएडा। नंबर आपके फ्री के मिल जाएंगे आपको इसमें। मारमा गोवा पतन, ये देख लेंगे आप एक बार। सलाल बांध और कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ज़रा देखिए अगर मैप में इन सभी स्थानों को, तो बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान देंगे इस पर, सलाल डैम देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर में, नोएडा मैंने कहा दिल्ली के पास है, यहाँ आपको भरना है। और मैप भरने का तरीका क्या होता है बेटा, आप निशान लगाइए यहाँ पर, कोई बिंदु लगाइए और साथ भर दीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो मैप में ना भर के नीचे भर देते हैं, तो वो तरीका गलत है बेटा, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। मारमा गोवा पतन जो है वो पोर्ट जो है वो है गोवा में, ये डॉट लगाया हुआ है। और कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र जो है वो है तमिलनाडु में। अगला मैप देखते हैं इसके बाद, जो अगले पॉइंट है ये देखिए। राजा सांसी जो केंद्र है वो भरना है आपको अमृतसर में, इस तरफ बॉर्डर के पास। राणा प्रताप बांध पड़ना है आपको राजस्थान में, बिंदी लगानी है आपको इस तरफ। और उसके बाद फिर आपको तारापुर आणविक संयंत्र भरना है आपको यहाँ महाराष्ट्र में, बिल्कुल तटीय क्षेत्र में, बॉम्बे के पास। राउरकेला भरना है आपको उड़ीसा में, यहाँ बिंदी लगाकर। और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर नाम से स्पष्ट है, कर्नाटका में है, राजधानी बेंगलुरु, तो वो आपको भरना है कर्नाटका में। तो बहुत ध्यान देंगे मैप पर आप, मैप के नंबर आपके फ्री के होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मैप के नंबर कहीं नहीं जाने वाले, कोई नंबर नहीं कटता मैप में, बट आपको लोकेट करना है बेटा। मैप करने के बाद इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर के और 3 नंबर के आ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है और इनको अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो हमने क्लास में पढ़ा भी है पहले कि आधारभूत उद्योग वो उद्योग जो बाकी उद्योगों के लिए आधार देते हैं, आधार प्रदान करते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, औजार बनते हैं, जिनसे बाकी उद्योग जो है उन पर निर्भर करते हैं। तो वे उद्योग जिन पर बाकी उद्योग निर्भर करें, जो उनको आधार प्रदान करें, वे कहलाते हैं आधारभूत उद्योग।
बेसिकली ये उद्योग वही उद्योग है जिन्हें भारी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूंजी, इनका कट मारना है। बेटा मैप के बाद अब देखते हैं ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आ सकते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन तो बहुत अक्सर आता है बार बार, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं और इनको अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। अगर इसका उत्तर हम देखें, आधारभूत नाम से स्पष्ट है। आधारभूत वे उद्योग जो बाकी उद्योगों को आधार देते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। वास्तव में जो बाकी उद्योग हैं वो इन उद्योगों पर निर्भर करते हैं और इसीलिए भी इनको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ये भारी उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, औजार बनते हैं, कुल पुर्जे बनते हैं। और अगर देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये प्रकार का स्तंभ होते हैं, आधार होते हैं, और ये उस देश की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है उसको मजबूत करते हैं। बड़े बड़े उद्योग, मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, अस्त्र शस्त्र, कृषि यंत्र जितने भी हैं, ये सारे भारी उद्योग में आते हैं, लोहा इस्पात उद्योग में आते हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कृषि के प्रकारों के बारे में। इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। निर्वाह कृषि, नाम से स्पष्ट है, जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए होती है, जीवन निर्वाह कृषि। और इसके भी 2 रूप दिए हुए हैं नीचे, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। इसमें ज़्यादा कुछ रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही ज़्यादा कुछ इसमें आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मौसम के अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो इसको हमें पढ़ लेना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। साथ ही साथ वाणिज्यिक कृषि, वो भी इसका एक रूप है। वाणिज्यिक कृषि के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, इनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। वाणिज्यिक कृषि जिसकी खेती बाड़ी जो होती है वो बाज़ार में विक्रय के लिए होती है, बेचने के लिए होती है। जो उत्पादन होता है, जो फसलें होती है, उनको बाज़ार में बेचा जाता है। जबकि जो जीविका निर्वाह कृषि थी, उसका उपयोग जो है वो परिवार का पेट पालने के लिए होता है। तो वाणिज्यिक कृषि का उपयोग जो होता है वो बाज़ार में उसके विक्रय के लिए होता है, यानी कि इसमें लाभ और मुनाफा छुपा होता है। बड़े पैमाने पर ये खेती बाड़ी होती है। इसके 2 रूप हैं, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। बड़े बड़े भूभाग पर इसमें अच्छे बीजों का प्रयोग होता है, इसमें अच्छे उपकरणों का प्रयोग होता है। मेनली इसमें मुनाफा और प्रॉफिट छिपा होता है। तो वाणिज्यिक कृषि को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है हमारा, जैव तथा अजैव संसाधन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, अगर आप ध्यान दें। यानी कि जीवमंडल, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि, यानी कि वन्य प्राणी, ये सब जैव संसाधन का हिस्सा है। दूसरी ओर अजैव संसाधन, वे संसाधन जो निर्जीव हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि, ये सभी अजैव संसाधन है। बहुत ईजी है बेटा, ध्यान देंगे आपको समझ आ जाएगा। जैव संसाधन यानी कि जीवमंडल और अजैव संसाधन यानी कि निर्जीव वस्तुएं। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, हमें ध्यान देना है इस पर। ये ना केवल वस्तुओं को, तकनीक की आवाजाही को, बल्कि लोगों को भी यहाँ वहाँ से पहुँचाने का कार्य करते हैं। और संचार के साधन तो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा बहुत सारा व्यापार जो है, उद्योग कारखाने जो है, वो संचार के साधन चल रहे हैं। जैसे सूचना तकनीक, जैसे इंटरनेट के ज़रिए बहुत व्यापार आज हो रहा है आज के समय में। और परिवहन के बिना तो व्यापार संभव ही नहीं है। कच्चा माल हो चाहे तैयार माल हो, उसको यहाँ वहाँ पहुँचाने के लिए परिवहन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो निसंदेह ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं, जीवन रेखा कहे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार समझ लेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी वाला भी, इसको आप कवर कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। विनिर्माण उद्योग। ये क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे, 5 नंबर में या 3 नंबर में। विनिर्माण उद्योग ये हम पढ़ चुके हैं पहले। वस्तु निर्माण, जिसमें कच्चे माल का प्रयोग करके एक निर्मित वस्तु तैयार की जाती है। विनिर्माण यानी कि औद्योगिक क्षेत्र, मशीनों और औजारों तथा श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। अगर सिंपल समझाने इसको समझें तो वस्तु निर्माण विनिर्माण है, और इसका महत्व आप पढ़ लेंगे।
कि कैसे इससे कृषि को आधुनिक करने में मदद मिली है, कैसे इससे लोगों की कृषि पर निर्भरता कम हुई है, लोगों को रोज़गार मिला है बड़ी संख्या में, देश की गरीबी कम हुई है, बेरोज़गारी कम हुई है। ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे पॉइंट्स और इनको याद कर लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये वाला। और इसी में अगर अगला देखें हम अगला क्वेश्चन, तो वो है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। और अगला हमारा होगा संसाधन नियोजन। ये क्वेश्चन अगर आप बना के भी करें, रीडिंग करें तो इजीली इसको कर सकते हैं आप। बहुत ईजी है, चैप्टर 1 से दिया गया है। संसाधन और विकास, संसाधनों का हम कैसे सावधानीपूर्वक इसका प्रयोग करें। क्योंकि कुछ साधन हमारे ऐसे हैं जो बहुत सीमित मात्रा में हैं, जबकि कुछ साधनों का भंडार बहुत ज़्यादा है धरती पर, जिनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो इसका हम ध्यानपूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें और इसका उत्तर आप अच्छे से करके आएँ। अगला देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। इसका मैंने शॉर्टकट पॉइंट्स बनाए हैं सबके। यहाँ लिखा हुआ है सीधा कि बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य होते कौन कौन से हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सारे पॉइंट वाइज आप पढ़ लेंगे अच्छे से एक बार। जैसे सिंचाई सुविधा के लिए, बाढ़ नियंत्रण पर, जल विद्युत तैयार करने के लिए, भूमि अपरदन पर कंट्रोल करने के लिए, ये आप अच्छे से देख लेंगे एक बार। और इसके लाभ क्या क्या हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी हानि क्या क्या है। और अगला क्वेश्चन मृदा अपरदन का है, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं, इसको आप देख लेंगे। यहाँ मैंने पॉइंट वाइज कवर किया है तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना इसको। इसका कारण दिया हुआ है, रोकथाम के उपाय क्या क्या होते हैं वो लिखे हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं, तो इसको आप ध्यान से एक बार रीडिंग कर लेंगे, समझ लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना, यानी कि उद्योग लगाने के लिए क्या करना है। तो संचार के साधन, परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि जरूरी है बहुत ज़्यादा, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल इत्यादि, ये सभी उत्पादन के साधन कहे जाते हैं जो उद्योग को लगाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। साथ हमारी ये आज की वीडियो होती है ख़त्म, और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा वीडियो के एंड में, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने ध्यान से सुना होगा पूरी वीडियो को तो आपको उसका आंसर ज़रूर मालूम होगा। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, मुझे बताएंगे आप कि भारत में सबसे अधिक जो तेल का उत्पादन है, कच्चे तेल का उत्पादन है, वो कहाँ पर होता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो तेल का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसके अलावा एक सींग वाला गैंडा भारत में किस राज्य में पाया जाता है। साथ ही साथ बाघ बचाओ परियोजना किस वर्ष लागू की गई। आप मुझे बताएंगे सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और हम वीडियो आपके लिए बना सकें, इससे बेहतर सुधार कर सकें। क्योंकि पहली वीडियो थी, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नो डाउट कि हम इससे बेटर बना पाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए।